हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि लेखपाल की जो भर्ती है वो आ चुकी है और फॉर्म अगर आप लोगों ने नहीं भरा है, अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके पूरी जो आपकी डिटेल है या जो भी डाउट्स हैं आपको उस फॉर्म को लेकर के कि OBC वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, या बहुत सारे जो दिमाग में आपके डाउट चल रहे हैं उनका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, जाते हैं आज के वीडियो पर। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे चैनल पर अब इसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो पहले मैं ये करवाऊंगा, अभी सिलेबस तो आया नहीं है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है सिलेबस जो है आपका कुछ दिन बाद आएगा। तो सिलेबस नहीं आया, उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी अभी पहले राजस्व लेखपाल कराता था भर्ती की परीक्षा, तो राजस्व लेखपाल द्वारा जो भी एग्जाम्स करवाए गए हैं लेखपाल भर्ती के लिए 2015 में या उसके पहले जो भी एग्जाम्स करवाए गए हैं, तो वो सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उनका PDF आपको दूंगा बिल्कुल फ्री में। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर परीक्षा तिथि देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2015 को जो एग्जामिनेशन हुआ था लेखपाल भर्ती का पहले शिफ्ट में, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, वहाँ उस पेपर को आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने भाग हिंदी से पहला क्वेश्चन ये रहा कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। भाई, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं या मितव्ययी बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना भाई, कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको कृपण बोला जाता है। ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अब मितव्ययी क्या होता है, मितव्ययी भी जान लो। मितव्ययी का मतलब होता है दोस्तों, जो ज़रूरत से कम पैसे में आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको हम लोग मितव्ययी बोलते हैं। और अल्पव्ययी होता है जो कम या थोड़ा खर्च करता है, वो अल्पव्ययी होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है 2 और 3 में आए वाक्यों के लिए रिक्त स्थान में भरना है आपको। तो कह रहा है भाई, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो मित्र का विलोम क्या होता है, शत्रु होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, तो दोस्तों देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। उद्यत का अर्थ क्या होता है, तैयार रहना, यानी कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रखना होता है या तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें संबद्ध का अर्थ होता है जुड़े रहना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है संबद्ध, इसका अर्थ होता है जुड़े रहना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर उद्धत, ये उद्धृत दिया गया। उद्धृत का मतलब क्या होता है, उद्धृत का तात्पर्य होता है उम्र, प्रचंड, अखड़, दुष्ट या उजड्ड। तो इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका जो रिक्त स्थान है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो भरा जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे यहाँ पर अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अरविंद शब्द का जो अर्थ होता है वो अंबुज या कमल होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका दोस्तों कमल हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे यहाँ पर निर्धन में कौन सी संधि है। दोस्तों निर्धन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी विसर्ग संधि होगी। क्यों विसर्ग संधि होगी, क्योंकि निर्धन का संधि विच्छेद करोगे तो नि प्लस धन होता है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो नि यानी कि विसर्ग का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन जो इसका डी है विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में अगर देखा जाए दोस्तों कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है तथा दूसरा शब्द जो होता है विशेष होता है। देशांतर यानी कि देशों के बीच अंतर की दूरी को देशांतर बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है यहाँ पर अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। सो बेसिकली अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यानी कि आकाश रात के समय में पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जिसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो
अमीय जो है ऑप्शन सी इसका तद्भव शब्द है, अमीय तद्भव शब्द है। तत्सम जो होता है इसका अमृत होता है। क्या होता है भाई, इसका जो तत्सम होता है वो आपका अमृत होता है। और वे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए होते हैं और कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं। जैसे इष्टिका, यहाँ पर दिया गया इष्टिका, इष्टिका का जो अर्थ होता है वो ईट, क्या होता है भाई, ईट होता है। कुपुत्र का कपूत होता है और उलूक का उल्लू होता है। अर्थात इष्टिका, कुपुत्र और उलूक तीनों आपके तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है यहाँ पर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 9 और 10 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य बताना है। तो देखिए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास की एक प्रसिद्ध कृति है श्री रामचरितमानस, और सूरदास की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सूरदास की सूरसागर, ये दोनों इनकी जो रचनाएं हैं, इन दोनों की क्रमशः प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको वही अशुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो आपका यहाँ पर देखिए, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो भाई निकट नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है, यहाँ पर घनिष्ठ का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ अगर देखा जाए, घनिष्ठ यहाँ पर एक शब्द आया है, तो घनिष्ठ के बारे में बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है तथा बेसिकली ये घनिष्ठ जो है एक दृढ़ता का भाव प्रकट कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव जो है वो आपका शोक है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु को अपने से अलग होने पर जो भाव प्रकट होता है वहाँ पर बेसिकली करुण रस दिखाई देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। यानी कि भूतकालिक भेद तो है, लेकिन कौन सा भूत है, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्ण भूत है, क्योंकि भाई खाना खा चुका था, कंप्लीट हो चुका है काम। तो ऑप्शन इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण भूत। जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, वहाँ क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका होता है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे आपको तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। जैसे आपका मैं खाना खा चुका था, उसने खाना खा लिया था होगा तब भी आपका, या उसने उसको मार दिया था, वहाँ सब आपका पूर्ण भूत होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक को, कर्ता ने, कर्म को। तो अगर देखा जाए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लेकिन कह रहा राजा सेवक को कंबल देता है, यानी कि यहाँ पर अलग होने का, भाई अलग होने का बोध हो रहा है ना, अलग होना प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर कर्म कारक मत लगा देना, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है यानी कि संप्रदान कारक, एक दूसरे का अलग होना जहाँ प्रदर्शित होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर कंबल जो है राजा से अलग हो रहा है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो कह रहा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का जो लिंग परिवर्तन है वो हो जाएगा यहाँ पर ठठेरिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के निर्देश दिया गया है कि लोकोक्तियों का और मुहावरों का सही अर्थ चुन करके लिखना है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है अपना गुस्सा जो है दूसरों पर उतारना, गलती खुद से करना, इल्ज़ाम दूसरे पर लगाना, ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाई काठ की जो हांडी है बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 17 और 18 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुनना है। तो कृष लिखा है, कृष का जो विलोम होता है, कृष का बेसिकली अर्थ जान लो, इसका अर्थ होता है भाई दुबला पतला। क्या होता है, दुबला पतला। अब तो पता है ना कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। अगर दुबला पतला का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहोगे हिष्ट पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिष्ट पृष्ठ इसका विलोम। विटप का अर्थ अगर पूछा जाए तो विटप का अर्थ वृक्ष होता है जिसका विलोम निर्जन होता है। केश मतलब केश बाल आपके होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है अल्पज्ञ
इसका विलोम बताना है आपको। तो अल्पज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ी सी जानकारी वाला, यानी कि सर्वज्ञ इसका विलोम हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा क्या? खूंटियाँ हो जाएगा। देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खूंटियाँ। जी हाँ दोस्तों, खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ होगी। अन्य विकल्प जो है वो आपका गलत रूप से या शुद्ध रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अजन्मा का अर्थ होता है जो जन्म मरण से मुक्त हो, अर्थात अमर। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमर तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अमर कौन होता है? ईश्वर होता है। तो इसका ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर जो है वो आपका अमर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो आपका प्रतिनिधि जो है, या आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो 22 और 23 के लिए ये क्या बोलते हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो बेसिकली आपका जैसे पी क्यू आर एस होता है, यहाँ पर अगर इन सब में कोई त्रुटि है तो वो बताइए, त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी पर टिक दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जलपान को नहीं होना चाहिए था, यानी कि जलपान को में त्रुटि है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जलपान को के स्थान पर अगर लिखना होता है कि जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो ऑप्शन जो वो होता सही होता, लेकिन यहाँ पर को लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 इसी तरह का है। तो 23 का जवाब ये आपका पहला होमवर्क है। आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा शब्द है? तो आपका देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अग्र शब्द जो है तत्सम है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हों और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अग्र जो है वो आपका संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी आपका तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 में लिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो पर्वत की तलहटी, दोस्तों पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, उपत्यका, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज, हिंदी के ये क्वेश्चन आए थे आपके 2015 के इस लेखपाल के पेपर में। अब दोस्तों आपको क्या मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको जो अगला वीडियो मिलेगा, अभी आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, मैथ का वीडियो मिल जाएगा। मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कमेंट करके जवाब उसका देना। और आप लोग ये जरूर देना कि आप लोग चाहते हैं ना कि मैं आपके जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँ। तो मैथ के लिए जितने भी लोग चाहते हैं कि मैथ का वीडियो अपलोड करूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।